नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे कुछ अलग-अलग ऐसे मसलों पर जो सीधे-सीधे राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़े हैं और राष्ट्रीय हितों से भी जुड़े हुए हैं। एक तो आज ममता बनर्जी पर हम बात करेंगे, कल क्यों हाथ जोड़ कर के बैठ गई? कल क्यों सबसे माफ़ी माँग रही थी? इतनी विनम्र तो ममता बनर्जी को कभी नहीं देखा गया। और विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। वो तो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाती हैं। दूसरी घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए हैं 177 दिन बाद। और अगर वो 21 दिन माइनस कर दें, जो अंतरिम जमानत के तौर पर बाहर रहे थे, तो कम से कम 155-56 दिन के बाद बाहर आए हैं। इसके अलावा हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर भी बात करेंगे। इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या कोई असर पड़ने वाला है? ये कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने प्रासंगिक हैं? और केवल 2 राज्यों के ही चुनाव नहीं हो रहे हैं साहब। इनके निपटते-निपटते झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि शायद 3 राज्यों की एक साथ घोषणा हो जाएगी, जिसमें दिल्ली भी शामिल होगा। तो सीधे जुड़ लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी से इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इसी पर टिप्पणी चाहूंगा। कल हमने ममता बनर्जी को देखा, हाथ जोड़ करके बैठी थी। 2 ढाई घंटे तक उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स का इंतजार किया, वो नहीं पहुंची। और उनकी शर्त थी, उनका कहना था कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करें हमारे साथ बातचीत, तो हम आते हैं, नहीं करें तो हम बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री को हमने इतना बेबस, इतना निस्सहाय पहली बार देखा। ये तो वो ममता बनर्जी हैं जिनको हमने कांग्रेस में भी तुनक मिजाजी दिखाते हुए देखा है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब ये उनकी सरकार में थी, उसमें भी इनके नखरे देखे हैं। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। इसके अलावा इनका जो संघर्ष रहा पश्चिम बंगाल का 2011 से पहले का, ज्योति बसु के साथ, उनकी सरकार के साथ जिस तरह का इनका टकराव और संघर्ष होता रहता था, और राइटर हाउस में जिस तरीके से बालों से पकड़ करके इनको बाहर फेंक दिया गया था जब ये धरने पर बैठी थी, वो भी मंजर देखा है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव रहा, लोकल चुनाव से लेकर के, पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक में सब जगह हिंसा। आज वो ममता बनर्जी इतनी बेबस, इतनी निस्सहाय सी क्यों दिखाई दे रही हैं? और क्यों कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगी? मुझे तो इस बात का कोई लालच ही नहीं है। आप म्यूट हैं, जरा इसको ठीक कर लीजिएगा। ममता बनर्जी ना तो बेबस है, ना लाचार है, ना निस्सहाय है। ममता बनर्जी एक नेता है, एक फाइटर नेता है। और उनको अब ये उनको एकदम साफ समझ में आ गया है कि बिना किसी राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल के खुले समर्थन के बावजूद डॉक्टरों ने 1 महीने से ज्यादा हो रहा है अपने मूवमेंट को सस्टेन किया है, मूवमेंट को बनाए रखा है। लोगों में गुस्सा बना हुआ है। और लोगों के गुस्से की हद इससे देखिए कि उनके बहुत ही ट्रस्टेड जो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर जवाहर सरकार ने राज्यसभा के पद के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बंगाल में वही पार्टी रूल करेगी जिसको वहां का भद्रलोक जो इलीट क्लास है वो सपोर्ट करेगा। 35 साल तक भद्रलोक ने सपोर्ट किया सीपीएम को, लेफ्ट पार्टीज को। और 2011 में भद्रलोक आ गया ममता बनर्जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी से लड़ रही है। और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भद्रलोक का समर्थन अभी हासिल नहीं कर पाई है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भद्रलोक अब उनसे दूर जा चुका है।
तो ममता बनर्जी ने जो कल ड्रामा किया है ये केवल विक्टिम कार्ड है। हम इस्तीफा देने का ऑफर भी दे रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड है। ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को, लोगों को याद रखना चाहिए वो कितनी बेशर्मी से यूपी में हाथरस की और उन्नाव की घटनाओं का हवाला देते हैं। उन्नाव में जो घटना थी, विधायक पे केवल आरोप था और उसके घर का झगड़ा था। विधायक की सजा चली गई, उसका कन्विक्शन हो गया, वो जेल में है। हाथरस में दो जो है छोटे लड़के लड़की थे, 18-20 साल की उम्र के थे। उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, वो गांव की एक घटना थी। उसमें भी वो लड़के जेल गए, दो या 2.5 साल बाद उनकी बेल हुई है। और जबकि कलकत्ता में और बंगाल में जो घटना हुई है वो सीधे सीधे पूरे प्रदेश में वसूली करने के लिए जो एक एक्सटॉर्शन गैंग, तृणमूल कांग्रेस एक एक्सटॉर्शन गैंग है पूरे प्रदेश में। जो आपने पुष्पित पल्लवित किया है, जो सीपीएम के जमाने से चला आ रहा है, जिसको कलकत्ता पुलिस का संरक्षण था, उस व्यक्ति ने इतनी जघन्य घटना को अंजाम दिया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर को उनको गैंग रेप किया। तो ये बहुत ही जघन्य घटना है। और आज का मेरी लोगों से बात होती है, बंगाल में अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको कुली को 150 रुपए देना है, अपना सामान आप नहीं ले आ सकते। आप अगर कलकत्ता में अगर सामान लेके आपका ट्रांसफर हुआ है और आप ट्रक लेके गए हैं तो आपको उनके आदमी से माल उतरवाना पड़ेगा और पैसा आपको तृणमूल कांग्रेस के लोकल आदमी को देना पड़ेगा। अगर आप मकान बेचेंगे तो आपको 10% उसका पैसा लोकल तृणमूल के नेता को देना पड़ेगा। मकान खरीदेंगे तो भी देना पड़ेगा। और आजकल पूरे बंगाल में ठेकेदारी का, सड़क का रिपेयर का, जो भी छोटे मोटे काम सरकार के होते हैं सब बंद है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता अब जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां स्त्री का संबोधन ही दीदी होता है। वो लड़की 1 साल की हो, 5 साल की हो या 50 साल की हो, वहां दीदी ही कहते हैं सबको। बांग्ला भाषा में आप किसी से बात करिएगा, वो हर स्त्री को, हर लड़को को, किसी भी उम्र की हो, वो दीदी ही कहते हैं बांग्लादेश में। और इसमें हिंदू मुसलमान का भी अंतर नहीं है। तो उस राज्य में ऐसी जघन्य घटना होना, एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होना, तो पूरे प्रदेश में आपने एक मेडिकल संस्था में लोगों का भरोसा ही उठा दिया। और सारी राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश समेत, सबने अपने अपने यहाँ व्यवस्था को रिव्यू किया है। और ऐसा कौन सा अस्पताल होगा बड़ा जहां रात में जो है महिला नर्स नहीं होगी या महिला डॉक्टर नहीं होगी। लेकिन उस महिला की सुरक्षा के ऊपर खतरा हो सकता है, ये कल्पना के बाहर था, महिला नर्स हो या महिला डॉक्टर हो। तो बंगाल ने तो इतना जघन्य काम किया है कि केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का नाम काला किया है। और ममता बनर्जी जो है, आप देखिए पिछले 1 महीने का घटनाक्रम, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना उनसे कि भाई आफ्टर ऑल आपने इतना विलंब क्यों किया उस लेडी डॉक्टर के माता पिता को सूचना देने में। ये पोस्टमार्टम का कहीं कोई लेटर में एंट्री नहीं है। पहले आपने कहा कि जो है वो उसकी मौत हो गई है और क्या क्या कहानी आपने बनाई। फिर आपने बिना किसी कागजी कार्रवाई पूरी की आपने उसका पोस्टमार्टम किया हर स्तर पर। और उसके बाद उस मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में टीएमसी के गुंडों की भीड़ ने हमला किया, पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस किया, तोड़ डाला। यहाँ तक कि जो आवश्यक जो उपकरण थे, फ्रिज था, कंप्यूटर था, सब तोड़ डाला, केवल सबूतों को, साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए। और वो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था और जो डॉक्टर एक्यूज है, वो लोग जमाने से वहां पे वसूली का नेटवर्क चला रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के नेता उसमें इन्वॉल्व थे। अब ये सारी बातें जनता के सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी के सामने के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। इसके पहले उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला था कलकत्ता की सड़कों के ऊपर। जी। तो अब जो राजनीतिक पहल उनके हाथ से निकल चुकी है, अब वो उसको किसी तरीके से रिगेन करने के लिए, उसको उस पे अपनी पकड़ अब दोबारा बनाने के लिए ममता बनर्जी अब जो है बहुत बेचैन है, बहुत डेस्परेट है, बहुत हताश है। और एक बहुत बड़ी नेता है जो यूपी में कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया है, उनका बंगाल की घटना के बारे में अभी तक कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं आया है, और पूरा इंडिया अलायंस इसके ऊपर खामोश है। और आप बताइए, ये जो बोलते हैं व्हाट अबाउट री, कि अगर हमारे यहाँ रेप हुआ है तो आपके अभी तो हुआ था। अरे जघन्य अपराध हुआ था, यूपी गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई की है, एमएलए जेल चला गया, उसकी मेंबरशिप चली गई, वहां 2 बार चुनाव हो गया और वो आदमी जेल में है, और आप उसको बचा रहे हैं। घटना हुई है चाहे कहीं हुई हो, वो जघन्य है। स्त्री के खिलाफ कोई भी अपराध जघन्य है और अक्षम्य है। और फिर ऐसा ऐसा विभत्स जो कांड हुआ है कलकत्ता में, उसको डिफेंड कर रही है ममता बनर्जी, और आज 1 महीने के बाद आप कह रही हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, और केवल बकायदा ये कोरियोग्राफ्ड है, ये बहुत ही सोची समझी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि जनता की सहानुभूति कैसे फिर से हासिल की जाए, और ये दिखाया जाए कि देखो हम विक्टिम हैं। जो वास्तविक विक्टिम है उनको उनके खिलाफ, जो अपराधियों के खिलाफ जो सबूत थे, उसको आपने घटना के 2 दिन के अंदर ही मिटवाने का पूरा प्रयास किया। अगर सीबीआई नहीं आई होती तो इस मामले में कुछ होता ही नहीं। और आप देखिए क्या बेशर्मी है कि ममता बनर्जी खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मैं बैठी हूँ, आओ बात करने को तैयार है। अरे भाई, जो वहां छात्र मांग कर रहे हैं उनकी बात को मानो ना। और अगर आपको बात करने में इतना इंटरेस्ट था तो आप तो जहां छात्र धरने पे बैठे हैं, जहां डॉक्टर धरने पे बैठे हैं, आप वहां चली जाती। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सुरक्षा को कोई खतरा होता नहीं। तो ममता बनर्जी ने केवल ड्रामा करने के लिए वो वहां 2 घंटा बैठी हैं। और अगर उनकी वास्तव में अगर नियत होती और उनके मन में कोई दुख होता, कोई पश्चाताप होता कि एक प्रतिभावान एक डॉक्टर लड़की का जीवन अंत हुआ इतने इतने विभत्स और इतने भयावह तरीके से, तो ममता बनर्जी ने कम से कम उस लड़की के माता पिता से मिलकर के क्षमा याचना की होती, सांत्वना दी होती। कुछ नहीं किया। और आपके नेता, आपके पार्टियों के आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता सारे टीवी चैनलों पे आकर के रोज डिफेंड कर रहे हैं, और 35 दिन बाद इस घटना के ममता बनर्जी की अब आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। अरे आपको कुछ करना था तो आपने क्या किया? पिछले 1 महीने से अधिक हो गया है। और ये खाली उनको मालूम है कि इस देश का जो सेकुलर वामपंथी इकोसिस्टम है वो तो हमारे साथ है ही, बीजेपी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और उनको लगता है कि चाहे चाहे कुछ भी हो, हम तो इलेक्शन तो जीत ही लेंगे। अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं साहब, और बाहर निकलने के बाद कहा कि भगवान मेरे साथ था क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। नहीं, भगवान ही नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान भी मेरे साथ था। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आज के ट्वीट में कि संविधान की विजय हुई है। आप बताइए। और वो वहां लड्डू बांट रहे हैं, वहां मिठाई बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी पत्रावली पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप अपने केस की फाइल को नहीं देखेंगे। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड साइन किया है। 10 लाख का, और ये छोटे मोटे अपराधियों का 10 लाख का बेल बॉन्ड नहीं होता है। छोटे मोटे अपराधी का बेल बॉन्ड तो होता है 50,000 1 लाख रुपए का। इतना बड़ा बेल बॉन्ड दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या ये असेंबली की दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये मुझे नहीं मालूम कि इस कोर्ट के ऑर्डर के फैसले का क्या मतलब है। तो और अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। अब उनका आभा मंडल जो उन्होंने बनाया था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, अब वो कट्टर चोर होके निकले हैं। अब उनका आभा मंडल ध्वस्त हो गया है। हरियाणा में हुड्डा साहब को मालूम है कि ये अरविंद केजरीवाल दगा हुआ कारतूस है। उन्होंने इनको एक भी सीट देने से मना कर दिया, और ये अपने जो इनका लॉस्ट ग्राउंड है, जो जमीन ये खो चुके हैं, जनता का समर्थन और विश्वास जो ये खो चुके हैं, केवल उसी को पाने के लिए इन्होंने ये तय कर लिया कि हम हरियाणा में 90 सीट लड़ेंगे। और उनको मालूम है अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होना है, 70 सीटें हैं वहां पे। तो अगर ये कुछ अगर एक आध सीटें पा गए हरियाणा में, तो ये कम से कम दिल्ली में मुंह दिखाने के काबिल होंगे कि देखो हमारा समर्थन बरकरार है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मेरी समझ है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में केवल छुटपुट नुकसान कांग्रेस का ही करेंगे। वो इलेक्शन अब इतना पोलराइज हो चुका है
इतना ज्यादा वहां ध्रुवीकरण हो गया है हरियाणा में कि अब वहां पे तीसरे प्लेयर की जगह बची नहीं है हरियाणा में। ये कुछ 2 4 10 सीटों पर कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000 वोट काट लेंगे, लेकिन ये वोट जो काटेंगे वो नुकसान ये कांग्रेस का ही करेंगे, बीजेपी का नुकसान नहीं होगा। बीजेपी को तो इससे लाभ होगा। अब इनके घोटालों की इतनी लंबी सूची है, आप याद करिए, इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मुकेश अंबानी के खिलाफ जो है एफआईआर लिखवाई थी वो विजिलेंस ब्यूरो में। ये शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे। शीला जी 10 साल मुख्यमंत्री नहीं दिल्ली की, लेकिन शीला जी के ऊपर कभी इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा। 15 साल, इन्होंने 15 साल, 15 15 साल साल में उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। और जी। वो और लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो 1985 में कन्नौज से एमपी रही थी और 5 साल वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो वो पीएम कार्यालय में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राज्य मंत्री थी। तो शीला जी के ऊपर ये जो है आपका जल बोर्ड घोटाला, स्कूल घोटाला, अस्पताल घोटाला, लंबी सूची है इनके घोटालों की। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, क्या नहीं किया इन लोगों ने। और केजरीवाल को ये भरोसा है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इन पर आरोप हैं अभी। ये 2875 करोड़ का शराब घोटाला, 78,000 बताइए। करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीदी घोटाला, 125 करोड़ का शीश महल घोटाला। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर देखिए क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ द अमित शाह। ये जी। अमित शाह के ऑफिस से चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जारी किया गया ट्वीट है। सही बात है। तो ये जो है केजरीवाल तो काठ की हड्डियां थी, 2 बार चढ़ गई है। अब इसका जो है समय जा चुका। और वैसे सबको मालूम है, ये तो अमेरिकन एसेट है। ये तो फोर्ड फाउंडेशन जो जो सीआईए का फ्रंट ऑफिस है, ये उसकी देन है। और इसके जो संबंध है खालिस्तानियों से, ये सब जग जाहिर है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में क्या कहा था कुमार विश्वास ने इसके बारे में। और जो पन्नू है जो इस समय कनाडा में टहल रहा है, उससे इससे जग जाहिर है। बकायदा उससे पैसा इन लोगों को मिला है। और ये तो बात जो है पब्लिक डोमेन में आई चुकी है। तो ये एक अपराधी था। और इसका जो है और इसकी जो है ये काट की हड्डियां अब जल चुकी है। और इसका बस ये केवल इसकी न्यूसेंस वैल्यू रहेगी। ये रोज गाली देगा फिर से। और फिर से लोगों को ये अच्छा, हमारे देश के लोग जो हैं बहुत जल्दी से कल की बात भूल जाते हैं। मैं इसको पिछले 2007 से देख रहा हूँ। इसने आरटीआई के सवाल लगाने के जरिए अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। और ये देखिए, ये केवल मीडिया के चलते ये कहां से आ गया। और इसको ये मालूम है कि हमने मीडिया पे इतना टीवी चैनलों को हमने इतना विज्ञापन दिया है, आने वाले दिनों में देंगे, तो इनको तो हम अपनी तरफ कर लेंगे। और इतनी ज्यादा गालियां देंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जितना ज्यादा हमला करेंगे, उतनी ज्यादा टीवी को टीआरपी मिलेगी। और मैं अपना खोया हुआ जो मेरा आधार है वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन केजरीवाल का अध्याय, मेरा अपना मानना है, अब इसका कोई भविष्य नहीं है भारत की राजनीति में। और वीरेन जी, आपने हरियाणा चुनाव की चर्चा की, अरविंद केजरीवाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चर्चा की, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि दो राज्यों के जो चुनाव इस समय चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इनका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी इनका महत्व क्या है। बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती है या नहीं बनाती है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है, लेकिन प्रासंगिकता और महत्व क्या है इन चुनाव का, इम्पैक्ट क्या देखिए होने वाला है। देखिए हरियाणा के चुनाव के बारे में लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके अगर वहां कांग्रेस अगर सत्ता के निकट आती है, किसी भी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो पंजाब के तरीके से हरियाणा को बर्बाद करने की, हरियाणा में आग लगाने की तैयारी है। जिस तरीके से आपने देखा 2020 में दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, आज तक जो और ये सबको मालूम है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में
दोनों चुनाव में कांग्रेस ये 3 कृषि कानून लाने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बताया कि एकाएक इन कानूनों में ऐसी कौन सी खराबी आ गई कि किसान इतने नाराज हो गए। और आज भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 1.5 साल हो गया है ये किसान धरना दे रहे हैं। केवल पंजाब और ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है और जो कनाडा में बैठे हुए जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और इनके पीछे अमेरिकी ताकत है, अमेरिकी पैसा है, ये केवल और कांग्रेस का और अगर आप याद कीजिए आप इमरजेंसी का दौर, संजय गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में इलाकों में खाली जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां बसाई थी। वो कहा था कि ये और वही लोग कांग्रेस की रैली में काम आते थे। तो इनको लगता है कि घेराव के और उस समय घेराबंदी की राजनीति का सूत्रपात संजय गांधी ने किया था। वही काम आज 40 साल बाद कांग्रेस दोबारा करने जा रही है। अगर हरियाणा में सरकार बन गई तो दिल्ली में घेरा डालो और मोदी सरकार के नाक पे दम कर दो और दुनिया में भारत की छवि इतनी खराब कर दो कि कोई यहाँ आए ना। और राहुल गांधी तो अमेरिका में जाके ये इन्वेस्टर से अपील करके आए हैं ना कि आप इंडिया में निवेश मत कीजिए। तो आप ये समझ लीजिए हरियाणा को जलाने की तैयारी है। और अगर हरियाणा में कहीं अगर चूक हुई और अगर हुड्डा सरकार बनाने के करीब आए या तो केंद्र सरकार के लिए इसको 6 महीने से ज्यादा बर्दाश्त करना संभव नहीं होगा। और ये यही तैयारी कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में कांग्रेस का एमपी जीत ही चुका है 2024 की लोकसभा चुनाव में। पंजाब में जो हालत है, जिस तरीके से वहां पे ड्रग और अफीम और हीरोइन खुलेआम जो वहां पे लोगों को उपलब्ध हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौती आ गई है पंजाब में, स्थितियां संभाले नहीं संभल रही हैं, वही स्थिति हरियाणा में होगी। और बीजेपी के खिलाफ कहने को तो आप चाहे कोई मुद्दा बना लो, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पे पंजाबी, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को सत्ता में जो स्थान दिया है, उसको लेकर के केवल एक ये नाराजगी है कि साहब जाटों को सत्ता प्रतिष्ठान से बाहर रखा गया है। जाटों का जो हरियाणा की राजनीति में जो एक छत्र राज रहा था, वो अब नहीं है। और हुड्डा साहब कह रहे हैं हम ये कर देंगे। तो हरियाणा की राजनीति का में ये महत्व सेकेंडरी है कि बीजेपी सरकार बनाती है या नहीं बनाती है। लेकिन अगर नहीं बनाती है मैं अपनी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं अपनी बात काट रहा हूं। अगर कहीं कांग्रेस में सत्ता में आ गई तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी देश में आग लगाने के कार्यक्रम का जो उनका अभियान चल रहा है, वो उसमें 10 कदम और आगे बढ़ जाएंगे। पूरे देश में बांग्लादेश में आग लगी हुई है, हिंदू मारे जा रहे हैं, 1,500 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं, इतनी दुकानें जला दी गई हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों को टारगेट किया था, छांट छांट के बीन बीन के एक एक यहूदी टीचर को या तो मारा गया था या और उसको टारगेट किया गया था, उसी तरीके से बांग्लादेश में एक एक हिंदू टीचर को गले में जूते की माला डाल के घुमाया जा रहा है, उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। हिंदू डॉक्टर को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस में हिंदू सिपाहियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो हमारे राहुल गांधी हैं, बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी पत्रकार जो हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलता है और इंडिया के खिलाफ हमेशा साजिशों में व्यस्त रहता है, इल्हान उमर जो कश्मीर को इंडिया से अलग करने की वकालत करती हैं, और जितने भारत विरोधी वहां पे जो गिरोह है राहुल गांधी उनके गले मिल रहे हैं। और आप 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद सत्ता से हटी थी, अभी तक कांग्रेस की ओर से एक बयान नहीं आया। तो ये और जो शेख सलाउद्दीन जो ढाका के ब्लिट्ज मैगजीन का एडिटर है, उसने जितना ट्विटर पे भंडाफोड़ किया है राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का, और जो जितना इटली का इतिहास लिखा है, उससे गांधी परिवार बहुत परेशान है और अभी तक जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और उसने कहा है कि राहुल गांधी की लंदन में खालिदा जिया के बेटे तारिक खान से मीटिंग हुई है और उसने तारिक रहमान से और उसने सीधे सीधे जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसने कांग्रेस को और राहुल गांधी को उसका जिम्मेदार ठहराया। तो ये पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में इसी बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं कांग्रेस ने सत्ता बनाने में अगर सफलता हासिल कर दी तो समझ लीजिए फिर तबाही है। ये आग लगाएंगे
और हरियाणा जैसा प्रगतिशील स्टेट जो है, जहाँ कोई भी आदमी फालतू नहीं होता, जहाँ जहाँ हर आदमी बहुत उद्यमी है, और केवल वहां पर भी ये फर्जी मुद्दा खड़ा किया जा रहा है कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार का मतलब केवल गवर्नमेंट नौकरी होता है, और कुछ नहीं होता। रोजगार नहीं के नहीं, माने मैं तो अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह ने अपना प्रधानमंत्री का ऑफिस छोड़ा था, तो इस देश के हर नागरिक के हाथ में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया था, और मोदी सरकार ने आते ही वो सब छीन लिया। मतलब क्या बेवकूफी की बातें करते हैं ये लोग। सर हर आदमी को एक आंकड़ा मैं रख दूं आपको, जनता को जान लेना चाहिए। पूरे देश में सरकार, किसी भी राज्य में, उस राज्य की जनसंख्या का 1.5 टू 1.75, 1.5 से 2% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और लोगों को ये भ्रम दिया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है कि अगर आरक्षण की लिमिट 50 से अगर 80 हो जाएगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। उनको ये जान लेना चाहिए, नौकरियों की संख्या आरक्षण की सीमा बढ़ने से नौकरी नहीं बढ़ने जा रही है, नौकरी उतनी ही रहेगी जितनी है। तो लोगों सही को ये बात। लगता है कि अगर आरक्षण बढ़ जाएगा तो नौकरियां बढ़ जाएंगी। और ये भी जान लेना चाहिए, अब राज्यों में नौकरियां केवल 2 बची हैं, पुलिस और में सिपाही, और प्राइमरी स्कूल का टीचर, और नहीं, बाकी मेरा 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 बाकी एक और मेरा एक और कहना है। अरे भाई, कर्नाटक में तो आपने गणना करा रखी है ना। हाँ हाँ, लागू कर दी है। वहां वहां बताओ ना, वहां कितने रोजगार आपने उपलब्ध कराए हैं लोगों कर, को। कर, कर्नाटक में गणेश पूजा पंडालों पे मुसलमान हमले कर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और आज तो विसर्जन को जा रहे थे तो उसको रोक करके पुलिस ने गणेश जी की मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी खबर चल रही है ट्विटर पे, देखिए। तो वहां तो जी जो है, जी। ये सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार जो है, मुस्लिम परस्ती में और अपीजमेंट में और तुष्टीकरण में इतना ज्यादा उलझ गई है कि उनका मुख्यमंत्री घोटालों में घिरा हुआ है, और जो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो राहुल गांधी के संग जो है, जो भारत विरोधी गिरोह है, उनके संग बैठ करके भाषण दे रहा है डीके शिव कुमार। ये तो हाल है कांग्रेस का। लेकिन लोगों को तो इस बात की तथ्यात्मक जानकारी रखनी चाहिए। और वीरेन जी, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है, और इसके अलावा अगले 2-3 महीने के भीतर झारखंड और महाराष्ट्र में भी होने वाला है, और दिल्ली का चुनाव भी दूर नहीं है। हो सकता है कि जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए 8 अक्टूबर को, उसके तुरंत बाद इन 3 राज्यों के चुनाव का भी ऐलान कर दिया जाए। तो इन पांचों राज्यों के चुनाव का एक्चुअल में महत्व क्या है। और महाराष्ट्र में तो इस समय भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत गुट की सरकार है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है 2019 से ही, 2018 से ही, जब से महबूबा की सरकार से समर्थन वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये 4-5 राज्यों के चुनाव, इनके नतीजे, इनकी रिलीवेंसी क्या होगी, और राष्ट्रीय हितों पर ये किस तरह से असर छोड़ेंगे। लोगों को एक बार याद रख लेना चाहिए कि 2014 में पीएम बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब लोगों को समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। अभी 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा का, वो चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ कि चुनाव आ गया हरियाणा का, फिर चुनाव आ गया जम्मू कश्मीर का, फिर आ रहा है महाराष्ट्र का, फिर आ रहा है झारखंड का, अगले साल फिर दिल्ली का है, और फिर 25 में चुनाव हो जाएगा बिहार का, सितंबर में। तो उसके बाद और उसके बाद 26 में चुनाव लगे हैं, और उसके बाद जब 27 आएगा तो भी यूपी में चुनाव होगा, उत्तराखंड में चुनाव होगा, गोवा में चुनाव होगा, मणिपुर में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव पंजाब होगा। तो पंजाब में यह होगा। लगातार चुनाव लगे रहे। और उसके बाद लोगों को यहाँ पे जो है रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, 24 घंटे बिजली भी चाहिए, सस्ता आलू प्याज टमाटर भी चाहिए, सस्ता पेट्रोल भी चाहिए, सस्ता डीजल भी चाहिए, और सस्ता गैस सिलेंडर भी चाहिए। और ये सब तब चाहिए जब लगातार एनार्की मची हुई, अराजकता फैली हुई है, और एक आदमी अराजकता फैलाने को जेल से रिहा हो गया, केजरीवाल। और एक अच्छे भले राज्य को, जो बहुत ही प्रगतिशील राज्य है, उसको आग में झोंकने की तैयारी हो रही है हरियाणा को। जहां तक चुनाव की बात है, झारखंड में जो जो वहां के हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी हालत वही हो चुकी है जो कि अरविंद केजरीवाल की है।
और जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने जेल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री बनाया था, वो उनकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुका है। वहां कड़ा मुकाबला होगा। और हेमंत सोरेन तो ये तो केवल भ्रष्टाचार और लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में जो जो सेक्रेटरी माइनिंग महिला आईएएस अफसर थी, वो 1 साल से जेल में है। ईडी ने उनके यहाँ जो रेड की थी और जो अरबों रुपए इकट्ठा किया था। धीरज साहू कांग्रेस के एमपी हैं, उनके घर से तो 300 करोड़ रुपया नगद मिला था, आपको पता ही होगा। जी हाँ। जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं, तो ये सब तो वहां हो चुका है। बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का दावा ये नहीं कि हम सरकार बनाने ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे पीडीपी और अब्दुल्ला खानदान ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को अपनी निजी जागीर की तरह चलाया है आजादी के बाद से, अब की बार अगर ये दोनों में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको झटका लगेगा कि अब हम वो नहीं रहे जो हम थे। अब हमारी वो जो है आर्बिट्रेरी और एकदम बेलगाम ताकत नहीं है। अब ये स्टेट नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में हमारा बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और आपको याद होगा 2 महीने पहले अभी होम मिनिस्ट्री ने ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक्ट के अंदर जो नए रूल्स अभी अनाउंस किए हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावर्स दे दी गई हैं। तो वहां पर और इस समय जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे महबूबा मुफ्ती हो, दोनों में पाकिस्तान परस्त बनने की होड़ लगी हुई है। और वहां पे आम आदमी ये कह रहा है कि हमें पहली बार मोदी के पीएम बनने के बाद सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिला है और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जिस तरीके से पहली बार वहां पे वाल्मीकि समाज को वोट देने का मौका मिल रहा है, जिस तरीके से वहां पे पहली बार जो वहां पे पहाड़ी समुदाय है उसको एसटी का दर्जा मिला है, बकरेवाल को जो वर्ग है, जो जाति, उसको भी एक उसका भी एमपी बना इस समय राज्यसभा में बैठा हुआ है और उसको भी वोट देने का मौका मिलेगा। अब वो गुलाम की तरह वोट नहीं करने वाले हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से बादशाह और नवाबों की तरह शासन किया है, अब जनता इनके खेल को समझ गई है। तो ये जो है और आपको मालूम ही है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं असेंबली का। एक सीट में जो उनकी अपनी गंदरबाल जो 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 सबसे विश्वास सीट थी, उनको भरोसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे। और इस चुनाव के बाद लोग आमतौर पर केवल ये देखते हैं कि सरकार किस पार्टी की बन रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहला चुनाव है जब वहां के जो पारंपरिक राजा महाराजा और आपके नवाब लोग हैं, ये अब्दुल्ला परिवार, इनको जवाबदेही की गर्मी महसूस हो रही है। इनको मालूम हो गया है कि अगर हम सरकार बना भी लेंगे तो यहाँ पे उस तरीके से हमारा मनमानी पूर्ण एक छत्र राज नहीं चल पाएगा जो हम अब तक करते आए हैं। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने के लिए, वहां पे मुसलमानों की आबादी के लिए जिस तरीके से रोशनी एक्ट के जरिए हजारों एकड़ जमीन जो वहां अलॉट की है मुसलमानों को, उसके खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई की है, तो ये सारे काम अब हो रहे हैं जिससे उनको परेशानी होगी। और अब तो जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन भी मनाया गया, वहां पे जो है वहां दुर्गा पूजा भी हो रही है, श्रीनगर में गणेश चतुर्थी भी बनाई गई है। तो इस सब चीजों से जो वहां पे नॉर्मलसी वहां लौटी है, उस सबसे मुकाबला करना बहुत कठिन काम होने वाला है। अगर ये कोई मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो उस तरीके से जो उन्होंने गुंडागर्दी के साथ लूटा है, वो तो सुविधा अब समाप्त हो गई है। तो बीजेपी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत की संवैधानिक मुख्य धारा में लाना है, वो काम बहुत हद तक पूरा हो गया है। और इस चुनाव के होने का मतलब ये है, ये भले बोलते रहे कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ करके इन्होंने केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म करने के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है इन्होंने। ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप इतने खिलाफ थे तो आप कैसे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम? और अब से वहां विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होगा और अब से वहां पर सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर के एमएलए आएंगे।
तो हाँ। वहां बहुत बड़े बदलाव हुए। नीचे अब 43 सीटें हो गई हैं 37 के बजाय, और ऊपर एक ही सीट बढ़ी है, 47 हुए हैं। हाँ, तो ये इस इनको बार काफी ये इनको समझ में आएगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये हम अरे अब तो हम ग्राम प्रधान रह गए, या तो हम तो एट द मोस्ट श्रीनगर के मेयर हैं। जो बिल्कुल। जो 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 तानाशाह की तरह इन्होंने लूटा, वो मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जी, जुड़े थैंक यू और जी, आपने धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार। नमस्कार।